स्टेज 4 5 या 2 4 5% ही कैंसर ठीक होंगे। तो हमें क्या करना है, आज एडवांस कंट्री वो है जहाँ पे हेल्थ चेकअप्स और टाइमली अवेयरनेस की वजह से केवल 90% कैंसर स्टेज 1 2 में मिलते हैं। इंडिया में अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि 70% कैंसर स्टेज 3 4 में मिलते हैं। इसी वजह से इस बीमारी का क्योर रेट कम है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, हम अपने आप को समय देंगे, अपनी जांचें कराएंगे, तो ये चीज़ें हम भी एक वेस्टर्न लेवल पे पहुंच जाएंगे और हमारे यहाँ कैंसर पूरी तरह क्योरेबल हो जाएगा। बिल्कुल, स्टेज आपने बताया कि किस किस स्टेज पे क्योर किया जा सकता है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे लोगों को नहीं पता चल पाता कि उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा या अगर वो बीमार हैं तो अगर पहली स्टेज की बात करें, अगर पहली ही स्टेज में अगर उसको क्योर कर लिया जाए या फिर उसका इलाज हो जाए तो क्या चांसेस होते हैं ज़्यादा कि वो मैम सेफ बिल्कुल, अगर पहली स्टेज का ही कैंसर आता है तो 95-96% मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। कई बार तो केवल एक छोटी सी सर्जरी होती है या थोड़ी बहुत दवाइयाँ चलती हैं जिनसे वो कैंसर्स ठीक हो जाते हैं। हमारे कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो दवाई विदेश में लाखों रुपए की है वो हमारे यहाँ 100 रुपए 1000 रुपए की है, क्योंकि हमारे पिछले 10 साल 15 साल में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छी होगी, या कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इस वजह से हमारे यहाँ अभी भी जो इलाज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के वाला ही सेम इलाज है, वो एक अंश में हो जाता है पैसों की बात करें तो। ये टाइम से पता चले, हम अपने आप को जो कैंसर के वार्निंग साइंस हैं, जैसे कि ब्रेस्ट या कहीं शरीर में कोई लंप फील हो, कोई खांसी जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हो, कंटिन्यूअस एसिडिटी बनी हुई हो, कोई मस्सा जो बड़ा होता जा रहा है, मुंह में छाले हो, या किसी भी शरीर के छिद्र से खून आ रहा हो, ऐसी अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर हम समय से अपने फिजिशियन से मिल लें और हमारी अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी तो हमें इस बीमारी से कोई मतलब डरने की चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। विनोद मलिक जी भी हमारे साथ हैं। विनोद सर, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि संस्कृति को, कल्चर को आप बढ़ावा देते हैं, और आजकल के युवाओं का जिक्र कर लिया जाए या फिर और नॉर्मल लोगों का जिक्र कर लिया जाए, इसकी कमी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है, या फिर यूँ कहें कि बच्चों में देखी जा रही है। मॉडर्न एरा एक ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से आप काम कर रहे हैं इसको लेकर? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी बात कह सकूं। हकीकत बात यह है कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरे घर में एक मेड काम करती है जिसकी एक छोटी सी बच्ची है, और वो छोटी बच्ची मोबाइल देखती है तब दूध पीती है। आज की युवा पीढ़ी तो छोड़िए, छोटे बच्चे भी मोबाइल और टीवी में इस तरह से उलझ गए हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पढ़ाती है वो उसको बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि हम अपनी संस्कृति, अपने साहित्य की रक्षा करें और नई पीढ़ी को प्रेरित करें। जैसे अब हम बुक फेयर लगाते हैं, आज किताब पढ़ने का रिवाज लगभग खत्म होता जा रहा है। हम शुरू से जो किताबें होती थी लेते थे, पढ़ते थे, लिटरेचर पढ़ते थे, बायोग्राफीज पढ़ते थे, पोएट्री पढ़ते थे, लेकिन आज जो 2 मिनट सुन लिया कान में लगा के, हेडफोन लगा के बच्चे सुन लेते हैं, बड़े भी सुन लेते हैं, और उसको थोड़ी देर बाद अगर आप याद करो तो आपको भूल जाते हैं। अगर आज आप नए बच्चों की भी अंताक्षरी करवाएं तो वो गाने पुराने ही गाएंगे, क्योंकि नया गाना तो फिल्म में आया और गया। उसी तरीके से अब हम बुक फेयर लगाते हैं। अब सामाजिक मुद्दों पर भी हमारी जो, एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि हम यहां पर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम करते हैं, जश्न फरीदाबाद, जिसके 5 एडिशन हम कर चुके हैं। अभी 20, 21, 22 फरवरी को हमारा 5वां एडिशन हुआ था। उसमें हमने 2 तो नाटक किए सामाजिक विषयों के ऊपर, उसके अलावा बुक फेयर लगाया, एक किशोर कुमार जी की नाइट की जिसमें उनके गाने रखे गए, और तीसरे दिन हमारा कवि सम्मेलन और मुशायरा हुआ। उसके साथ छोटे बच्चों का डांस कंपटीशन और क्लासिकल डांसेस, बॉलीवुड या वो मतलब वल्गर नहीं, बॉलीवुड हो सकता है, साहित्य से और संस्कृति से रिलेटेड। उसके अलावा हमने पेंटिंग कंपटीशन कराया डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर। इसके साथ साथ मैडम बैठी हैं हमारे सामने, ये भी आई थी, हमने एक विषय रखा था, साहित्य और संस्कृति, हिंसा और अश्लीलता से उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। इस तरीके हर बार हम एक चौपाल लगाते हैं जिसमें डिफरेंट इश्यूज लिटरेचर पर। अब इस बार हमारे पास एक रिंकल शर्मा जी आई थी, साहित्यकार, उन्होंने एक वर्कशॉप लगाई कि स्टोरी कैसे लिखी जाए। हम रोज देखते हैं समाज में इधर से, और स्टोरी समाज से ही निकलती है। तो इस तरीके से हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है
कि हम अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को एक बार पुनर्जीवित करके और नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, और लोगों का मनोरंजन भी हो और उसी के साथ साथ उस साहित्य की ओर बढ़े आगे। बिल्कुल विनोद जी, मैंने डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था कि आपने उस पर भी कुछ काम किया है। नॉर्मल लाइब्रेरी में लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, बट डिजिटल लाइब्रेरी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हमने एक तो फिजिकल लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर बुक्स हैं, उसके साथ साथ हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है जिसमें कोई भी बच्चा जो कंपटीशन में किसी में हिस्सा लेता है, 10वीं क्लास से ऊपर के बच्चे, चाहे वो यूपीएससी का है या मेडिकल में है, नीट में है, कोई भी वो उसमें अपनी तैयारी कर सकता है। और ये नहीं कि उसको वहां आके पढ़ना है, वो हमारा ऐप लेकर भी अपने घर में पढ़ सकता है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि हमारे चाहे कार्यक्रम होते हैं, चाहे हमारी लाइब्रेरी है, ये सब बिल्कुल निःशुल्क है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। फरीदाबाद बहुत अच्छा शहर है, जहां पर अगर लोगों को ये पता लग जाए कि अच्छे कार्यक्रम है तो डोनेशन भी मिलता है, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। इसके अलावा हम एक और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम एक ये अपनी पलवल विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक एमओयू हुआ है, और इस 1 अप्रैल से हम 20 बच्चों को टैली की शिक्षा दे रहे हैं। गरीब बच्चे जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी से आते हैं, जिनके लिए कोई शुल्क नहीं है, और उसके साथ साथ 3 महीने के कोर्स के बाद उनको जॉब की सुविधा भी हम जॉब भी उपलब्ध कराएंगे, और ये भी टोटली फ्री है। और इसके साथ साथ जो है, अगर वो बढ़ेगा तो हम इसके अंदर और भी एडिशन करते जाएंगे, और उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद, जिससे उनको आगे भी जॉब मिलने में आसानी रहे। तो बिल्कुल सर, ये जो आपका कार्य है बहुत ही सराहनीय कदम मैं इसको कहूंगी कि आप बच्चों के लिए इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपने बताया कि निःशुल्क बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, चाहे जैसे आपने टैली का जिक्र किया, इसके अलावा और भी अगर कोई और चीज का कोर्स अगर वो करते हैं तो आगे जॉब भी प्रोवाइड, एक थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें और एडिशन करेंगे जी, क्योंकि स्किल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके लिए लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए जरूरत है। अगर एक बच्चा आज 10वीं 11वीं पास करने के बाद आगे एजुकेशन भी लेता है और उसको 15-20 हजार रुपए महीने की नौकरी भी मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। अजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सर, इंडस्ट्री को लेके मुझे आपसे ये सवाल करना है कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य फरीदाबाद में हो रहे हैं, और क्या बाकी आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है फरीदाबाद में? थैंक यू मैडम, एंड आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप कंपेयर थोड़ा सा करें इंडस्ट्री डेवलपमेंट को, आप गुड़गांव से कंपेयर करें या आप नोएडा से कंपेयर करें फरीदाबाद को, तो मैं कहूँगा कि फरीदाबाद में इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में डिटोरिएशन हुई है। फरीदाबाद एक बहुत बड़ा उद्योग हब था और उसी नाम से जाना जाता था, लेकिन फॉर्चुनेट वो तेजी से अपनी उस इमेज को बरकरार नहीं रख पाया और दूसरे शहर उस डेवलपमेंट में आगे निकल गए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्या कनेक्टिविटी है, हमारी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी क्या है, दूसरे कोई कंटेनर यार्ड्स या उनकी कनेक्टिविटी क्या है, तो इसमें फैक्टर बहुत सारे होते हैं। बट कुछ समय से अब जैसे फरीदाबाद IMT डेवलप हुआ तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई और अब जाके वो थोड़ी सी डेवलपमेंट स्टेज में आ पाया है। तो अगर हम इन अपने आस पड़ोस NCR के शहरों से कंपेयर करें तो फरीदाबाद की वो औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो एक्सपेक्टेड थी। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि मैं कॉर्पोरेट से आता हूँ और आप देख रहे होंगे कि CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो कॉर्पोरेट्स की एक अपने पैरामीटर्स के तहत सबकी सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके तहत जो हम लोग अभी आजकल काम कर रहे हैं, तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे: मेरा स्वास्थ्य, मेरा रोजगार और मेरा पर्यावरण। तीनों में अगर हम बात करें तो मेरे स्वास्थ्य में अगर आपने IMT इंडस्ट्रियल एरिया देखा हो जहाँ 600-700 इंडस्ट्री हैं, वहाँ कोई भी हॉस्पिटल
और कोई भी क्लिनिक नहीं है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट भी होता है तो वो सेक्टर 8 सर्वोदय नज़दीक पड़ता है और या फिर ESI सेक्टर 3 जाता है। वहाँ पे कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि उसको इमीडिएट फर्स्ट एड मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ अपने मेरा स्वास्थ्य के अंतर्गत एक क्लिनिक खोला जिसको हमने विक्टोरिया कम्युनिटी क्लिनिक का नाम दिया और उसमें हमने पूरा मेडिकल स्टाफ रखा, डे केयर क्लिनिक बनाया उसको। उसमें 10 रुपए की पर्ची कटती है। 10 रुपए की पर्ची में वो डॉक्टर्स उसको देखते हैं, इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद वो मेडिसिन्स भी फ्री देते हैं। उसको जब हमने चलाया तो उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया क्योंकि आसपास कुछ था ही नहीं, फर्स्ट एड कुछ नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, डॉक्टर्स का कहना ये हुआ कि सर जब हम इनको कोई टेस्ट लिखते हैं तो ये लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और करा नहीं पाते हैं या फाइनेंशियल क्रंच की वजह से नहीं कराते हैं, तो दवाई दोबारा देने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने फिर वहाँ पे एक लैब भी बनाई जहाँ पे ब्लड के कई सारे टेस्ट जो है ना इमीडिएट हो जाते हैं। तो एक तो ये काम हमने किया। फिर जब इसमें हमको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला तो फिर ये पता लगा कि जो हमारे इंटीरियर गांव हैं उनमें जो गांव में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, खासतौर से लेडीज को लेके बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि वो लेडीजें शहर नहीं आ पा रही हैं और वो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपने को चलाए रखती हैं। तो हमने फिर वहाँ पे एक हेल्थ ऑन व्हील्स के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक गाड़ी बनाई जिसमें सारी हमने लेडीज डॉक्टर, लेडीज स्टाफ रखा और उसमें भी हमने लैब इस्टेब्लिश की। तो वो गाड़ी जाके हमारी कैंप करती है रूरल्स गांव में, डेली का उसका एक रोस्टर होता है। वो गाड़ी वहाँ कैंप करती है और वहाँ पे उनका स्वास्थ्य चेकअप होता है, जो नेसेसिटी होती है, जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो डॉक्टर अपनी करते हैं। हमारी एक एम्बुलेंस रहती है कि अगर किसी को इमीडिएट कहीं कुछ भेजना भी है तो वो एम्बुलेंस फ्री सेवा उनकी। तो सर यानी दो सेक्टर्स में आपका काम चल रहा है, इंडस्ट्री को लेकर बात की जाए फिर स्वास्थ्य को लेकर, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपने एक क्लिनिक भी ओपन किया है जहां पर लोगों को उस तरह की सुविधाएं मिल रही है। और हमने अपनी हेल्थ ऑन व्हील्स के नाम से प्रोजेक्ट चलाया जो गाड़ी हमारी निरंतर फरीदाबाद और पलवल के गाँव में कैंप करती है। उसके बाद तीसरा स्वास्थ्य के उसमें करें तो गाँव में बहुत सारा कैटरेक्ट की प्रॉब्लम निकल के आई कि लोगों को कैटरेक्ट है और उनको पता ही नहीं है जी, और वो इस कैटरेक्ट को कैरी कर रहे हैं। तो जब हमारी बहन ने उनको डिटेक्ट किया कि भाई आपको कैटरेक्ट है, तो उन्होंने कहा अब तक इतना जीवन चल गया, थोड़ा और चल जाएगा, थोड़ा बहुत रह गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कराएंगे। तो हमने यहाँ पे एक भारत विकास परिषद का हॉस्पिटल है सर्वोदय के सामने, डॉक्टर सूरज प्रकाश, उनसे हमने टाई अप किया। उन्होंने हमको कंसेशनल 5,000 रुपये में वो कैटरेक्ट ऑपरेशंस का वो किया। आज तक हमने 145 कैटरेक्ट ऑपरेशन वहाँ पे फ्री कराए जी। हमारी गाड़ी उनको लाती है, ऑपरेशन होता है और हमारी गाड़ी उनको वापस भेजती है। ऐसे ही हमने पर्यावरण में हमको HSIDC ने एक 18,000 स्क्वायर फीट की जगह दी जो उनकी केबल के नीचे आ रही थी और वो बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई थी जी। हमने एक जापानी टेक्निक आती है मियावाकी उसको बोलते हैं, मियावाकी टेक्निक के तहत उसमें जंगल लगाया जी। और 2 साल में आज 12-12, 14-14 फीट के पेड़ उसमें हो गए और वो जंगल क्रिएट हो गया पूरा का पूरा जी। हमने यहाँ अपने 20A में एक सेक्टर 20A में एक प्लॉट में एक स्किल सेंटर खोला, जो अभी विनोद जी बात कर रहे थे स्किल सेंटर्स की। इंडस्ट्री का एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो स्किल गैप है, इंडस्ट्री को जो चाहिए है वो मिल नहीं रहा है। और जो लोग गांव से आ रहे हैं 10वीं 12वीं करके या जिन्होंने 10वीं 12वीं कर लिया, शहर में आ गए, काम उनको मिल नहीं रहा। कहीं किसी फैक्ट्री के गेट पे गए, उन्होंने उनको कहा अच्छा ठीक है आप आ जाओ, मशीन पे लगा दिया, मशीन चलानी आती नहीं है, किसी की उंगली कट रही है, किसी की कुछ कट रही है, वो उसको शाम को पैसे दे के नमस्ते कर देते हैं कि जी ठीक है जाओ जी। ये इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है। उसको देखते हुए हमने वो स्किल सेंटर खोला, वहाँ CNC मशीन लगाई, हमने वहाँ पे बिल्डिंग सिमुलेटर मशीन्स लगाई। ज़्यादातर यहाँ पे हमारे यहाँ बिल्डिंग और CNC मशीन्स के ऑपरेटर्स की स्कॉर्सिटी होती है, तो हमने वो वहाँ पे लगाए। फ्री हम उनको वहाँ पे 45 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, लंच हम प्रोवाइड कराते हैं, कोई पैसा उसका नहीं लेते।
45 दिन की ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि वो हमने ASDC से टाई अप किया हुआ है, उनका कोर्स है, वो उनको सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद वो चाहे हमारी इंडस्ट्री में आए चाहे किसी की इंडस्ट्री में जाए, हमारी तरफ से फ्री होती है, कोई फाउंडेशन होता नहीं। तो ये काम हमने स्किल के उसमें किया CRS। यानी कि कई सारे सेक्टर्स में आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने पर्यावरण का जिक्र किया, इसके अलावा स्वास्थ्य का आपने जिक्र किया, इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया सर। ये ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें बहुत सारा काम अभी करने की जरूरत है जी। अभी जैसे ही थोड़ा कुछ होता है तो कोई ग्रेप 2 लग जाता है, कोई 3 लग जाता है, कुछ 4 लग जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं आपकी। बट इनके जो बेसिक रीजन है उस पे काम नहीं होता, वो खाली सर्कुलर और ऑर्डर करने से चीजें नहीं बनती हैं। ये प्यूनिटिव एक्शन से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप उसके रूट कॉज को दूर नहीं करेंगे। तो रूट कॉज तो कुछ और है, आप गाड़ियां थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, 2 दिन के लिए बंद कर दो, कुछ कर दो, उससे क्या होने वाला है। रूट कॉज ये है कि आपके जब तक ग्रीनरी शहर में नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जी सर, ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सुमन जी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जैसे हम कैंसर को लेकर बात कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में अगर युवा या फिर कोई भी लोग अगर चेंजेस करते हैं अपनी लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है लोगों का, तो क्या आप मानते हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसमें अगर चेंजेस किए जाएं तो इस बीमारी से भी अब छुटकारा लोगों को मिल सकता है, या फिर जितनी ज़्यादा अब डिटेक्ट होती हुई भारत में नजर आ रही है उसमें कमी हो सकती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज है ना जिसको हम मानते ही नहीं है कि हमारा खराब है या अच्छा है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोसाइटी है, उसका एक शोध आया, उसमें कहा कि अगर कोई आदमी आधा घंटा हफ्ते में 5 बार यानी 2.5 घंटा एक्सरसाइज रेगुलरली कर ले, ब्रिस्क वॉक कर ले या कुछ भी रनिंग कर ले, तो उसका कैंसर होने का चांस 25% कम हो जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मगर हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी महिलाएं जो अपने मेनोपॉज के टाइम पे नॉर्मल बॉडी वेट से 10% से ज़्यादा है, उनका BMI ज़्यादा है, उनका 50% कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो ओबेसिटी, डाइट और लाइफस्टाइल ये हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। और अगर इनको करते हैं तो कैंसर तो एक बीमारी है ही है जो आधी हो जाएगी या चौथाई हो जाएगी, इसके साथ कार्डियक बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो सारी भी ठीक हो जाएंगी। तो लाइफस्टाइल बहुत बड़ी चीज़ है, और हाँ, लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो सारी बीमारियों में बहुत कमी आएगी। जी, ठीक है सर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि संस्कृति या कल्चर को लेकर आप बहुत ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया 2018 से शायद इसकी शुरुआत की थी आपने, काफ़ी लंबा समय हो गया है, कितना फ़र्क आपको देखने को मिला? देखिए, 2018 से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है और हम इसके 5 एडिशन कर चुके हैं। रेगुलरली जो है लोग उसमें आते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, फायदा तो आप एलोपैथी की दवाई की तरह तो चेक नहीं कर सकते भी बुखार उतर गया। नेचुरली कुछ ना कुछ लोगों के दिमाग पे असर तो पड़ता ही है। तो कितना डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि कम से कम इन चीजों का काफी फायदा है अगर रेगुलर ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो। बिल्कुल, क्योंकि फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ पर कोई भी ढंग का ऑडिटोरियम नहीं है। NIT में एक ऑडिटोरियम था, वो अब नगर निगम का कबाड़ा घर बना हुआ है। एक यहाँ पर आपका 12 सेक्टर में ऑडिटोरियम बना हुआ है, उसमें मेंटेनेंस निल। अगर आप बैठ जाओ तो आपको पता नहीं उठते वक्त आपकी कमीज या पैंट कहां से फट जाएगी। बिल्कुल सर। और उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी, जिसने, यहाँ पर बहुत सारे ड्रामा क्लब हैं जो छोटे छोटे नाटक करते रहते हैं, 1 एक्ट प्ले करते हैं, दूसरे करते हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं होती है। तो इस तरीके से ऑडिटोरियम्स जो है उसके ऊपर लोगों का थोड़ा ध्यान दे, और उनके रेट नॉमिनल होने चाहिए ताकि खर्चे निकले। गवर्नमेंट मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिनको कमियों को पूरा कर वो पूरा होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारा सजेशन है, आलोचना नहीं है, सजेशन है। ठीक है सर। तो ये है। थैंक यू। और जैसे मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि समय का अभाव है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि इंडस्ट्री को लेकर जैसे आपने बात की, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे आप इंडस्ट्री को लेकर कार्य कर रहे हैं, गुरुग्राम का आपने जिक्र किया, गुरुग्राम जितना डेवलप्ड है उतना फरीदाबाद जरूर है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में उतना नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट के थ्रू आपको कुछ ऐसा, जैसे आपने फंड का भी जिक्र किया था, तो क्या आपको कोई फंड या फिर आपकी कोई उनसे बातचीत की, आपको कुछ इसमें और बढ़ावा मिल सके आगे? नहीं, फंड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फंड जो इंडस्ट्री लगाता है उसके पास फंड होता है जी। बट गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़रूर है कि मैंने जैसे कहा कि भाई अगर कनेक्टिविटी नहीं है, शहर की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से बेहतर नहीं है, तो ना ही तो एम्प्लॉई आपको अच्छा मिल पाएगा जी, और ना ही आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो बेटर हो पाएगा। ये सारी बुनियादी ज़रूरतें इंडस्ट्री को होती हैं जी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी तो है ही मुहैया कराने की।
फरीदाबाद की अब कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ी है। अगर आप साल भर से देखें तो बहुत सारी कनेक्टिविटी, जैसे बिल्कुल सर, इसमें कार्य हो रहा है और आगे भी काम हो रहा है इसको लेकर। जेवर एयरपोर्ट वाली रोड IMT से ही सीधी कनेक्ट हो रही है। बड़ौदा एक्सप्रेस वो जाके वो भी कनेक्ट हुआ है। तो एक कनेक्टिविटी तो बढ़ी है, तो होप कि कुछ अच्छा आगे हो जाए। कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी तो और चीजें डेवलप होती नजर आएंगी। इंडस्ट्री डेवलप होगी तो थोड़ा सा जो प्रमोशन, इंडस्ट्री प्रमोशन वाली बात है, वो नियत सरकार में अगर है तो जरूर इंडस्ट्री आएगी। जी सर, चलिए बेहद शुक्रिया आप सभी का, सुमन जी आपका भी, विनोद सर आपका भी, अजय सर आपका भी। आप आए हमारे मंच पर, आपने अपने विचार साझा किए और जो कार्य आप जनता के लिए भी कर रहे हैं वो आपने साझा किए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रेणु भाटिया जी प्लीज कम ऑन द स्टेज और हमारे मेहमानों को सम्मानित कीजिए, क्योंकि अथक प्रयास लगातार इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि किस तरह से क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, ना केवल और साथ ही बीमारियों से कैसे बचना है, खासकर कैंसर। मुस्कान देखिए, लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं कैंसर का, लेकिन जिस तरीके से सर ने अवेयरनेस फैलाई है, अवेयर करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। बिल्कुल, और इस मामले में जागरूकता बेहद जरूरी है। इसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ काम हो रहा है, किस तरीके से तकनीक का उपयोग इसमें लिया जा रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है, ये तमाम जानकारी हमारे इस खास पैनल ने हमसे साझा की है। इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में किस तरीके से हरियाणा में विकास हो रहा है, आज फरीदाबाद कॉन्क्लेव में ये तमाम जानकारी साझा की गई है। और ये जो सेशन है और भी दिलचस्प आगे होने जा रहा है। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए और इस खास संवाद के लिए। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद बहुत मजेदार सेशन होने वाला है।